अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में अब सिर्फ 9 हफ्ते बाकी रह गए हैं और इस सारे सिनारियों में हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो अपने उरूज पर है। अगर बात करें इस्तेहकाम पार्टी की, तो इस्तेहकाम पार्टी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह तेज़ी से सियासी शख्सियात और इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाने के मिशन पर है। दूसरी तरफ आज JKT की जानिब से यानी इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से ओहदे भी अनाउंस कर दिए गए हैं और इस्तेहकाम पार्टी के सदर जो हैं वो अलीम खान और सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कयानी को बना दिया गया है। दूसरी तरफ अगर इस्तेहकाम पार्टी की बात करें तो उनकी जानिब से कोई मंशूर तो ऐसा सामने नहीं आया और ना ही ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। गुज़िश्ता रोज़ अगर मरियम नवाज साहिबा की बात करें तो उन्होंने कहा कि जिस जहाज़ में ये पार्टी बनी थी उसी जहाज़ में ये पार्टी वापस चली जाएगी। तो ऐसे में सूरत हाल आगे होगी क्या। एक और अहम सवाल ये है कि क्या इलेक्शन का नकारा बजते ही आज के दस्ते रास्त कल के दस्तों गिरबां हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो पीपल्स पार्टी तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो इस्तेहकाम पार्टी है क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार होगी। ओवरऑल सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे कि मंजरनामा क्या बन रहा है, जो बजट आया है वो कितना आवाम की तवक्कुआत पर है, कहीं तारीफ भी की जा रही है, कहीं तनकीद भी की जा रही है। इस पर भी जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वाकई इस बजट में आवाम के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट उल्सा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। आज बाकायदा तौर पर ओहदे भी अनाउंस हो गए, लेकिन एक सवाल सर, जहांगीर तरीन साहब तो नवाज शरीफ की तरह नाअहल हैं, तो नए आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। मरियम तो कह रही हैं जिस जहाज से आई थी उसी जहाज पर वापस चली जाएगी, किधर ये लोग सीट एडजस्टमेंट करेंगे, किसके लिए ये खतरा हो सकती है। देखिए, जहांगीर खान तरीन लंदन चले गए और इत्तलात ये हैं कि वहाँ नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, होगी। अब वो शेड्यूल है नहीं है ये देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ तय है कि जी अब ज़ाहिर है PTI तोड़ी गई, तोड़ दी गई, तोड़वा दी गई, अपनी गलतियाँ थी, सियासी हिकमत अमली नहीं थी, नुकसान जहाँ तक पहुँचा वो बहस अलग है। असल बात है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI के हक़ में तो नहीं है। ये जो पार्टी बन गई है इस्तेहकाम पार्टी, अब सवाल ये है कि कितने इसमें इलेक्टेबल्स होंगे और फिर क्या वाकई मौजूदा हालात में। वैसे तो हमने देखा कि जो PTI की गवर्नमेंट अपना जब इलेक्शन लड़ रही थी तो 31 के मुझे करीब याद आता है सोनिया इलेक्टेबल्स गए थे और 11 उसमें से जीते थे, बाकी हार गए थे। अब उनकी अहमियत कितनी है कितनी नहीं है ये भी देखने वाली बात है। अब जाहिर सी बात है एक वेट तो हो गया। अब स्टॉलवर्ड्स जिसको कहना चाहिए, जिनका वोट बैंक है, इसमें आप देख लें वडेरे भी हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, तकड़े लोग भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं। तो ज़ाहिर है वो आजकल तो आपको पता है इलेक्शन जीतने के लिए पैसे धड़ाधड़ खर्चने पड़ते हैं और आपको फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट तभी जाके मिलते हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ इट और भी आपने देखा कि प्रेशर्स होते हैं सियासी तौर पे, अलावा अदारे कहाँ खड़े हैं उनका भी एक सपोर्ट होती है। अब आम तौर पे बात की जा रही है कि जी इस्तेहकाम पार्टी किंग्स पार्टी है मुबैना तौर पे कि जिन्होंने खड़ी किया है ये नताइज हासिल कर पाए कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये इलेक्शन अलायंस तो नहीं होगा, लेकिन वो तो कह रहे नहीं होगा। अपने क्या नाम मियाँ साहब जिनका भी जावेद लतीफ़, लेकिन सीट एडजस्टमेंट की बात इनकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। अब उसमें कामयाबी होगी नहीं होगी। दूसरी तरफ ये भी सवाल किया जा रहा है कि जी कासिम के अब्बा की पार्टी अब ठीक है, ख़त्म नहीं हुई, साख उसकी डेंट पड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतनी आसानी के साथ वोट बैंक टूट जाएगा। अब सवाल यह है कि 16 अगस्त को सोनिया असम्बलियों का वक्त पूरा हो जाएगा, नए इलेक्शन होने हैं। पहले तो ये बातें हो रही थी कि जी शायद जिस तरह जरदारी साहब ने कहा था कि जी इलेक्शन जब मैं चाहूँगा होगा, फिर उनका स्टेटमेंट अभी आया 2 दिन पहले कि जी 2 महीने से पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकते, यानी वो 16 अगस्त के बाद भी टाइम ले रहे हैं। उसका तनाज़ुर यही बताया जा रहा है कि जी नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे और हदबंदियों के लिए 4 माह इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। राजा रियाज तो कह रहे हैं गवर्नमेंट तोसी करती है, तो हम बिल्कुल देखिए राजा रियाज साहब तो माजत के साथ जिस तरह लीडर ऑफ दी ओपोजिशन बने हुए हैं उनकी तो मौज लगी है, कब तक है ये देखने वाली बात है। वो भी दूसरी तरफ नून का टिकट भी मांग रहे हैं। बाय द वे इस सारे क्राइसिस में नून कहीं नज़र नहीं आ रही है। अभी जिस तरह लोग टूट के आपने देखा इस्तेहकाम पार्टी में गए, पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग गए, 100 से ज़्यादा जनूबी पंजाब के लोग वहाँ पे गए, MNAs फॉर्मर MPs भी गए
गए, PMLQ में लोग गए, लेकिन PMLN में कोई आदमी नहीं गया। अब उनको अपनी परेशानी तो डेफिनेटली होगी। कुछ लोग कहते हैं वो इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है। PMLN के लोग कहते हैं हमें पता है इलेक्शन नहीं होने, मार्च अगले साल की डेट दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ तय है सोनिया कि इस वक्त जो बिगेस्ट लूज़र हैं वो तो अब यही लग रहा है कि PTI है। अब उनके पास बंदे नहीं हैं, मेन लीडरशिप जो है ना वो मुश्किलात का शिकार है, बंदे तोड़ के उधर चले गए हैं, तोड़वा दिए गए। अब देखना ये है कि जी वोट बैंक तो कहते हैं जी इंटैक्ट है उनका, वोट खंबे को भी देंगे तो वो खड़े अपना इलेक्शन जीत सकते हैं, कि नहीं देखते। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जो भी सेटअप बनेगा 3 साल के लिए कम से कम या 5 साल के लिए, PTI तो उसमें नज़र नहीं आएगी। अब उसके बाद ही फिर जब वो सॉरी करके वापस जाएंगे, जो कहा इतलात हैं, जब तक कि वो अपनी हिकमत अमली नहीं बनाते, इदारों के साथ नहीं बनाते। पार्टी के अंदर आज भी लोग बातें कर रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्हें बना के रखनी होगी, मफाहमत करनी होगी। बाय द इवन हफ्ते वाले दिन सोनिया इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने एक मरतबा फिर कोशिश की है आर्मी चीफ आसिम साहब से बात करने की, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए तैयार। लेकिन वो वक्त था कि जब आपको लोग कहते थे बात करें, आप कहते थे हकारत से मैं नहीं बात करूंगा। अब सूरत हाल वक्त की बात है। अब ये 9 मई होने के बाद तो चीज़ें और किस तरफ चली गई, आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जी इम्तियाज गुल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी मकबूल 9 मई से पहले थी आज उतनी नहीं है, जाहिर है बहुत ज़्यादा बैकफुट पर आ गई है। अभी ऐसे हम देख रहे हैं कि PDM जमातों को भी PTI से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन ना कराना, इलेक्शन डिले की बात करना, बैक टू बैक इस तरह के बयानात आना जिससे ये तासुर जाए कि शायद वक्त पर भी इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं सर? सोनिया, पहले तो बात यह है कि बैकफुट पे जाना और मकबूलियत वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप इंतज़ामी इक़दामात के ज़रिए किसी को बैकफुट पे मजबूर कर सकते हैं, उसका मतलब नहीं है कि वो गैर मकबूल हो गई है पार्टी। दूसरी, जाहिर है जब आप किसी भी जमात के हाथ पांव बांध दें, लोग वहाँ से चले जाएं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लेते हैं, अपने कोई बयानात दे देते हैं, उससे कतई नज़र जो बात हो रही है बुनियादी तौर पे इस वक्त PTI से किसी को कोई ख़तरा नहीं है। वो एक ऐसा सरमस्त समझ लें हाथी था जिसके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। बाकी जमातें बड़ी सुकून के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं, इसीलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए दूसरी पार्टियों के लिए राह हमवार कर दी गई है। बस अब मैं ये सोचता हूँ कि बदकिस्मती सिर्फ ये है हमारी, आपकी, एहतशाम साहब की, बैरिस्टर साहब जो बैठे हैं, कि हम हर 8-10 साल के बाद ये रिप्ले देखते हैं, एक पार्टी से दूसरी तीसरी पार्टी की तरफ लोगों का सफ़र जारी रहता है, और फिर हम यहाँ पे बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं और ये लगता है कि ये मुल्क का आगे का सफ़र नहीं कर रहा है। तो लिहाजा इसमें PTI इस वक्त जो भी आइंदा इलेक्शन है उसमें वो फैक्टर नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ बताएं अपना इम्तियाज़ की, जो बात की जा रही है कि हम नहीं कहते, आप देखते हैं जो मुखालफीन हैं, कुछ लिखने वालों ने कहा कि पार्टी इज़ ओवर, इंतखाबी मुस्तकबिल उनको नज़र नहीं आ रहा, और एक बार बात हो रही है कि इस बुरहान से निकलने के लिए PTI के पास कोई अपनी हिकमत अमली नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ये इसका भी फुकदान है जो मसाइल उनके लिए पैदा कर रहा है? नहीं एहतशाम, देखें हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जो बड़े लीडर थे उनमें से काफ़ी सारे लोग निकल गए पार्टी से। इमरान खान खुद, मैं अभी अखबार ही में पढ़ रहा था, वो कह रहे 150 के करीब अब मेरे ऊपर केसेस हैं, जहाँ पे इतना अगर क्रिमिनल केसेस के गोरख धंधों में किसी पार्टी को और उसके रहनुमाओं को फंसा दिया जाए, उसके लिए इंतखाबी मैदान बिल्कुल फारिग हो जाता है, वहाँ से वो फारिग हो जाते हैं। अब असल उनका इम्तिहान ये होगा कि इंतखाबात के बाद वो पार्टी दोबारा किस तरह मुनज़्ज़म हो सकती है। एक बात क्लियर है, वो जो खम्बों की भी बात हो रही है ना, भाई खम्बे कोई लगाने देगा तो फिर उसको वोट मिलेगा ना। तो इसलिए हमें इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पूरा सिस्टम जो है वो एक जमात के खिलाफ इकट्ठा हो गया है, उसको नहीं आने देंगे। लिहाजा आप इस तमाम डिस्कशन से उसको निकाल दें, सिर्फ इस पे गौर करें कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं वक्त पे, क्या उससे पाकिस्तान का वो निज़ाम तब्दील हो पाएगा जो बुनियादी तौर पे 19वीं सदी की नुमाइंदगी करता है, वो निज़ाम जिसके तहत आज पाकिस्तान इक्तिसादी, मुआशी, सियासी और आईनी बहरान का शिकार। ठीक है, पॉइंट टेकन। आमिर हसन साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आमिर हसन साहब, जरदारी साहब ने चंद रोज पहले बयान दिया
कि इनकी बस की तो बात नहीं इलेक्शन कराना, इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। फिर आपकी जमात के ही एतजाज़ एहसन साहब, उनको मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन तो तब होंगे जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे, वो लंदन में बैठे हैं और इस वक्त वो मोस्ट पावरफुल शख्सियत हैं। तो आप वकील भी हैं सर, मेरा सवाल ये है कि फैसले शख्सियात या पावर के मोहताज होते हैं या फिर आईनो कानून के मुताबिक होने चाहिए? देखिए, जब भी कोई सियासी लीडर बात करता है और अगर उसके पास तकब्बुर हो, तो उसके मानी के अंदर एक बातनी मानी होते हैं, क्योंकि गहराई होती है उसकी गुफ्तगू में। जरदारी साहब ने जो बात की है कि इनके बस की बात नहीं है, इलेक्शन मैं करवाऊंगा, ये असल में आसिफ अली जरदारी की बात नहीं। जब मैं उन्होंने कही है कि चाहूँगा। मैं से मुराद पार्लिमान है, पार्लिमान यानी कि पॉलिटिशियंस हैं, और इनके बस की बात नहीं है जो कि दूसरे इदारे हैं, कोई भी इदारा हो। जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत जिद लगाई, कभी अप्रैल की कोई तारीख दी, कोई मई की डेट दी, तो बताने का मतलब ये था कि हर एक का एक अपना डोमेन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कोई जबरदस्ती आप काम नहीं कर सकते। अगर रियासत का एक इदारा चाहे कि उसका काम आइन की तशरीह है, तो अगर वो कभी करे कि इलेक्शन भी मैं करवाऊंगा, मेरी मर्जी से इलेक्शन होंगे, मेरी मर्जी से डायलॉग होंगे, मेरी मर्जी से सारे काम चलेंगे, तो ऐसा होता नहीं। ये एक इशारा था जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने दिया था। बहरहाल सियासतदान हमेशा यही चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। 13 आमिर साहब, ये तो वकीलों वाली आपने तोजी निकाली है वैसे भाई दी कि जी मेरे से मुराद पार्लियामेंट है। सबको पता है पार्लियामेंट क्या, उनका कहना क्या है, लोगों को समझ आ गई। आप नहीं समझते तो मैं क्या करूं? एहतशाम साहब, मैं परसों मिलके आया हूँ, लीडर के बयान, मैं परसों मिलके आया हूँ प्रेसिडेंट जरदारी साहब से, मेरी तफसीलन गुफ्तगू हुई है और मैं पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कोई तोजी नहीं कर रहा। मैंने जो बात हुई है और जिस तरह अल्फाज हुए हैं, जितनी गहराई में बात हमने बाद में भी बहुत सारी की हैं, उसके अंदर से मैं आपको ये गुफ्तगू बता रहा हूँ। चले आमिर साहब, ये बताएंगे अब जो इख्तिलाफात शुरू हो गए, लोग आमिर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त अब पीटीआई तो क्या बनेगा कुछ को नहीं पता। कुछ लोगों का ख्याल है कि 5 साल तक तो पीटीआई और लीडरशिप एक साइड पे है। अभी लोग कह रहे हैं कि जी फिर 2 पार्टियाँ रहेंगी, PMLN और पीपल्स पार्टी। अभी इख्तिलाफात भी आपके शुरू हो गए हैं, ज़का अशरफ स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन बनाने पे भी आप लगे हुए हैं, और फिर इत्तलात ये हैं कि जरदारी साहब भी नाराज़ हैं कि अरसे से लगे हुए हैं कि जनूबी पंजाब के अलावा सेंट्रल पंजाब में हमें कुछ सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए हमें 8, 10, 15 सीटें निकालने दें ताकि बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने का उनका ख्वाब पूरा हो। इख्तिलाफात तो अपनी जगह पर हैं, सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। आज फजल रहमान साहब ने भी कह दिया है कि इंतखाबी अलायंस हमारा नहीं है, अलहदा लड़ेंगे। क्या होगा इसका फ़ायदा? फिर किसी तीसरी पार्टी को होगा, क्या होगा फिर? जी आमिर साहब, देखिए एहतशाम साहब, हम तो पहले भी PDM का हिस्सा नहीं है, आपको पता है। हमने तो इत्तेहाद के लिए अगर हमें शौक होता कोई इत्तेहाद का तो हम PDM के अंदर रहते। हम तो बाद में ये एक यूनिटी गवर्नमेंट बनी है, जो हालात आपके सामने बने, और उसमें भी लीड पीपल्स पार्टी ने ली थी। सारी पार्टीज तो कह रही थी कि कभी भी नहीं अदम एतमाद कामयाब हो सकता। सिर्फ वाहिद पीपल्स पार्टी थी जिसने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अदम एतमाद को भी कामयाब करके दिखाया, और हम ही दलीलें देते थे। उस वक्त सारे कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है, हमने वो भी करवा दिया। मैं समझता हूँ कि एडजस्टमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होती हैं, जिनके प्रोग्राम मुश्तरक हो, कोई किसी जगह पे इश्तराक हो। हमारा अभी तक किसी के साथ सियासी इत्तेहाद का तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। सीट एडजस्टमेंट बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज कभी दरवाजे बंद नहीं करती हैं। सीट एडजस्टमेंट हम जावेद करेंगे। लतीफ साहब ने दरवाजे बंद कर दिए हैं आमिर हसन साहब, उन्होंने तो गुज़िश्ता रोज कह दिया कि हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। नहीं, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि इस दफा उनके लोग इतने गए नहीं हैं। अदरवाइज जब 1997 में उनके लोग छोड़ के गए थे, जब वो 2/3 से 17 लोगों पे आए थे, तो फिर मुशर्रफ वाले सारे लोग, काफ लीग वाले, इन्होंने वापस ले लिए थे। तब इनके पास एडजस्टमेंट क्या जगह थी। इसी तरह आज हमारे पास जगह है। पंजाब में हमारी पार्टी तोड़ी गई है। हमारे 40 साल के जो अरकान थे जनूबी पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर, जिन्हें हमने पॉलिटिकल नाव हाउ दी, हमने आमिर साहब अब जरा कहानी बदल गई है। वो पुरानी आप कहानी को जरा छोड़ दें। अभी जिस अंदाज से आपने देखा, वो लोग जो इन्होंने इख्तलाफ किया था, जो चले गए थे PTI से छोड़ के राजा रियाज साहब के साथ, कुछ और लोगों के साथ, उन्होंने PMLN ने उनको टिकट दिए थे बाई इलेक्शन के लिए, बुरे तरीके से हार गए थे। लिहाजा वो अब रिस्क नहीं लेंगे। देखिए एहतशाम साहब, इसमें लोग ये भी देखते हैं कि आप हर दफा एक नया नजरिया और नई जमात लेके आएंगे। एक दफा का कोई आए तो लोग उसे माफ कर देते हैं कि अपनी जमात में था, मुश्किल वक्त आया कि इधर उधर हो गया। लेकिन कोई अगर अपना वतीरा बना ले कि हर दफा एक नए निशान के साथ, जैसे कि उमर अयूब साहब, हर दफा उनके पोस्टर पे एक नया निशान होता है, ऐसे बहुत से लोग, तो उन्हें नहीं,
और एक बात जो आपने की पार्टी की, इस्तेकाम पार्टी की, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाना हक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए या तो कोई करिश्मेटिक लीडरशिप होती है या कोई करिश्मेटिक प्रोग्राम होता है। हाँ। जिसके पास ये दोनों ना हो, बस फिर वो पार्टी होती है। इस्तेकाम पार्टी में वैसे ये दोनों हो। चीजें नजर आ रही हैं। एहतशाम साहब, आपको बड़ा अच्छा सवाल उठाया इन्होंने। क्या क्या जी, ये उन्होंने कहा है कि करिश्मेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए या कोई मंशूर होना चाहिए। तो इस्तेकाम पार्टी का वैसे ओवरऑल क्या सिनेरियो, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? वैसे एहतशाम साहब, इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो भी दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया, देखिए एक बात तो मेरे ख्याल है सारे लोग मानेंगे और ये माननी भी चाहिए, चाहे आप लाख इख्तलाफ करें, कि जब पीटीआई इलेक्शन के करीब आ रही थी तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग उनके करीब थे, कासिम के अब्बा के पास के करीब थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करीब उनके गए वो जहांगीर खान तरीन थे। हाँ। उन्होंने उनको कन्विंस किया कि भाई आप ये बात छोड़ दें, आइडियोलॉजिकल वर्कर, नज़रियाती वर्कर को वोट देना है, आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, आप बेहतर ये है कि आप इलेक्टेबल्स को आपने लाना पड़ेगा, तब आप गवर्नमेंट में आएंगे। तो ये बात तो साबित हो गई कि जहांगीर खान तरीन ने इलेक्टेबल इकट्ठे करके दिए और आपने देखा बेताशा अपना पैसा भी उन्होंने खर्च किया और करते भी रहे अनलेस उस वक्त तक के जब उनके इख्तलाफात हुए, शुगर स्कैंडल बना था। हाँ। देखें, इस वक्त तक तो हम कह सकते हैं कि पंजाब और जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब किसी हद तक उनका इन्फ्लुएंस अपनी जगह है। अच्छा है। ठीक है कि इलेक्शन की डायनामिक कुछ और होती है, इलेक्शन वाले दिन सूरत हाल कुछ और होती है, वोटर्स का अपना ज़हन भी होता है, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में इलेक्टेबल्स को देखा जाता है, जागीरदारों को देखा जाता है। अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट पे शामिल हो गए हैं, उनका भी बहुत बड़ा क्लाउड इलेक्शन कराने में, जितवाने में भी। तो मेरा अपना ख्याल है कि अभी अलीम खान साहब और ये इकट्ठे जब होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें बहुत सारे लोग उनके साथ लोग आएंगे, कतई इसका मतलब नहीं है कि वो इलेक्शन जीतेंगे पोजीशन में है, वो डिस्ट्रॉयर का रोल प्ले कर सकते हैं, आप कह रहे हैं। वो खराब जरूर करेंगे। देखें ना, वोट बैंक ही खराब करेंगे, कुछ लोग उनके जीत भी जाएंगे। अब सवाल यह है कि जी इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जी पीटीआई में जो लोग रह जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, वो अपनी जगह पे है। वोट बैंक है, इंटैक्ट है, किस हद तक है, दंड पड़ा है, साख खराब हुई है। मैं ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि जी दंड नहीं पड़ा है, दंड पड़ा है, ठीक है, पार्टी ख़त्म नहीं हुई, साख उनकी ख़राब हुई है। अब अगला मरहला ये है कि जी इलेक्शन होंगे, राय है, इस पर भी इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है। पहले तो बात ही नहीं होती, अब तो हुकूमत ने बजट में इलेक्शन के लिए सोनिया एक बड़ी रकम भी रख दी गई है, तो अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी इलेक्शन होंगे। दूसरी बात यह है सोनिया कि अब ऑप्शन नहीं है, अगर इलेक्शन आप नहीं कराएंगे तो क्या कराएंगे आप, किस हद तक ये केयर टेकर सेटअप को आप स्ट्रेच करेंगे और ये गैर कानूनी होगा। और आपने देखा चीफ जस्टिस साहब ने जो कह दिया था कि जी 9 मई को जो इलेक्शन कराने की 14 मई को जो बात की थी वो अपनी जगह मौजूद है, वो इलेक्शन होने थे, नहीं वो तारीख का हिस्सा बन गए। तो मेरा ख्याल है अब आईनी और कानूनी तौर पे बैरिस्टर साहब ज़्यादा बात कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं है कि हम कहेंगे इलेक्शन नहीं करवाने, हाँ अनलेस के जी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं और खुदा ना खास्ता ये फैसला आ जाए कि जी मुल्क में बड़ी तबाही का खतरा है, इलेक्शन पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, वो भी मुत्तफ़िका फैसला हो, उसको भी लोग चैलेंज करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जी अब इलेक्शन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा और हल शायद एक ही है कि इलेक्शन फेयर फ्री इलेक्शन कराए जाएँ, जो पार्टी जीत के आती है उसके जिम्मे उसको दी जाए इख्तिदार, उसके बाद फिर अगले 5 साल के लिए इंतजार किया जाए। सवाल ये कि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है फ्री एंड फेयर ये होता है नहीं होती, बड़ी सवालात अपनी जगह पर हैं। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इम्तियाज़ गुल साहब, एक बात जो कही जाती है कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की जीत में जहांगीर तरीन साहब का बड़ा किरदार था कि वो जहाज़ भर भर के इलेक्टेबल्स को शामिल किया था उन्होंने। मेरा सवाल सर ये है कि इलेक्टेबल्स की वोट की अहमियत होती है या पार्टी की, पार्टी के नज़रिए की? अब देखें पीटीआई के जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये उनका ज़ाती वोट था या पीटीआई का या चेयरमैन पीटीआई का वोट था? देखिए, किसी हद तक तो हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पे कैप्टिव वोट होता है। ये तमाम जागीरदार, नवाब, सरदार हैं, इनके ख़ानदान दर ख़ानदान लोग इनकी खिदमत में मामूल होते हैं। उनको ये वक्तन फ़वक्तन मुराद दे के, पैसे दे के 8-10 हज़ार वोट तो इनको वैसे ही मिल जाते हैं, 1,000 2-2 हज़ार रुपये में ख़रीद लेते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब के ज़्यादातर इलाके हों, जनूबी पंजाब हो। ये जो इलेक्टेबल वाली कहानी है ना, इस पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ इसलिए है कि अगर इतने ही ये तकड़े होते तो जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें जीत जाते। उसमें जहांगीर तरीन की सपोर्ट तो जनूबी पंजाब के हलकों में पीटीआई को हासिल नहीं थी, उसके बावजूद वो लोग जीत गए। उसमें होता यह है कि इमरान खान की अपनी एक कैपेसिटी थी, एक कशिश थी, जैसे वो जीत गए। लेकिन आप ये भी जहन में रखें कि मुल्तान में जो 2013 के
या जनूबी पंजाब में 2013 और 2018 के इलेक्शन में जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, उसमें तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामवर सियासतदान शामिल थे, बशमूल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ ज़ई गिलानी के, वो नहीं जीत सके वहाँ से। तो जो इलेक्टेबल वाली बात है, ये किसी हद तक सही है, इस हद तक के उनके अपने खानदानी कह लें वोट होते हैं, विरासती वोट होते हैं। इसके अलावा जो है बाकी सियासी डेवलपमेंट, सियासी जो डायनामिक उस वक्त सूरत हाल चल रही होती है, लेकिन इसमें इम्तियाज़ एक बात बताइएगा, ये जो बार बार ये बात आजकल की जाती है पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में कि जी पॉपुलिस्ट लीडरशिप तो है लेकिन सियासी विजन नहीं है, शॉर्टकट तलाश करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, और फिर ये नहीं देख पाते कि जी उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, समझ नहीं पाते। आपको लगता है इस तरह के भी ब्लंडर्स हुए हैं जिसके नतीजे में फिर ये आज सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ रहा है? ये मुखालफिन आमतौर पर बात करते हैं, यही कॉमेंट मैं चाहूँगा आमिर साहब इस पर भी बात करें। हाँ जी, देखिए एहतशाम, गलतियां किससे नहीं हुई हैं, किसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं, किसने शॉर्टकट तलाश नहीं किया है। ये कुछ मुझे ऐसे लगता है कि जो इमरान खान का यानी ये हाल आ गया 75 साल के बाद के, आप भी अब कासिम के अब्बा कहते हैं, हमारे निज़ाम का ये हाल है कि उसमें आप ऐसे लगता है कि उसके 3.5 साल, पौने 4 साल का टाइम निकाल दें तो उससे पहले और बाद में तो दूध की नहरें बह रही थी। इसमें कानून का दौर दौरा था, आइन का दौर दौरा था, और ये तमाम लोग फ्लॉलेसली काम कर रहे थे, कोई किसी ने गलती नहीं की, कोई किसी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये मुझे जो बयानियां हैं, जो तरतीब दिया गया है, जिसको पुश करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ने बड़ी गलतियां की, ऑफ कोर्स गलतियां की, उन्होंने ब्लंडर्स किए, और हम 2019 से उसकी निशानदेही भी करते रहे हैं। बाकी हर एक की अपनी शख्सियत गलती होती है। आमिर साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो गलतियों की बात होती है, ख़ास तौर पे एक बात जिस पे आज मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि पार्टी के अंदर जो बातें होती हैं कि बड़ा गलत रवैया था कि हमने लोगों से मिलने से इनकार किया। जब भी नवाशी साहब ने बात की, शबाशी साहब ने बात की, इसहाक डार ने की, इमन जरदारी साहब ने की कि आए बैठ के मिसाक जमहूरियत करते हैं, आए बैठ के कोई अगला रोड मैप तैयार करते हैं कि हमने इस दलदल से कैसे निकालना है, और ख़ास तौर पे इसका सियासी महाज जो इतना ख़राब खुला पड़ा है इसको बंद करें। आपको लगता है यहाँ पे भी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं थी जिसके वजह सब कुछ हुआ? जी आमिर साहब। देखिए एहतशाम साहब, गलतियां तो जैसे इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा, गलतियां होती हैं, गलतियों से तो कोई मुबर्रा नहीं, लेकिन जब भी तारीख लिखी जाती है और सियासी हैसियत देखी जाती है तो फिर देखी जाती है कि गलतियां किस तवातुर से थी और गलतियों के इर्तिकाब का जो था वो ब्लंडर्स कितने बड़े। देखिए गलतियां तो काबिल माफ़ी हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर कोई ये कर बैठे, और साथ साथ आमिर साहब लोग ये भी कहते हैं, आमिर साहब ये भी कहते हैं कि गलतियां भांज नहीं होती, वो अंडे बच्चे देती रहती हैं। बिल्कुल देती हैं, और अगर आपने उन्हें वैसे भी कोई ब्राइलर टाइप गलतियां हों तो फिर तो बहुत ज्यादा उनकी पढ़ने के चांसेस होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मैं सियासत में आने के बावजूद सियासी जहन ना रखूं, मैं सियासत में आने के बावजूद लचक का मुजाहरा ना करूं, मैं सियासत में आने के बावजूद पाकिस्तान के सियासी इदारों को मोतबर ना जानूं, मैं सियासत में आने के बावजूद डायलॉग को मोतबर ना गर्दानूं, मैं सियासत में आने के बावजूद अपनी ज़ात के अंदर इतना गुम हो जाऊं कि मैं अपने इर्द गिर्द किसी सियासी जहन को बर्दाश्त ना करूं। देखिए जब मेरा वक्त हो और मेरा जोर हो तो फिर मुझे फवाद चौधरी और शहबाज गिल जैसे ऐसे लोग पसंद आए जो गालम गलोच में अरूज के ऊपर हो। अगर कोई मुझे सुलझा मशवरा दे, अगर कोई मुझे होशमंदी की बात करे तो मुझे अच्छा ना लगे। जब मैं सियासत में हूं तो मैं किसी के बुनियादी हक को ना मानूं। मैं कहूं सबको गिरफ्तार कर लो, इनके एसी बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, टीवी छीन लो, फिर मैं समझूं कि शायद मेरी सदा की बादशाही आ गई है। देखिए ये तो हमदर्दियां क्या हैं और क्या नहीं है। हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम नहीं चाहते कि उसके साथ, लेकिन वो पहले वो पॉलिटिकल पार्टी तो हो, पहले कोई पॉलिटिकल जहन आज भी वैसे कुछ कम तो नहीं हो रहा आमिर हसन साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन एहतशाम साहब, ये मियां जावेद लतीफ साहब, मैं तो बड़ी अभी बात सुन रहा था, मुझे अभी बात तो पूरी करने। अच्छा जी, मैं समझता हूँ देखिए पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो मसाइल रहे हैं वो ये है कि हम फिर बहुत बड़े कद के साथ दोनों को मिलाने की कोशिश करें। देखिए कि कौन है आज, आप कासिम के अब्बा कहते हैं, बुशरा बेगम के शोहरे नामदार कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, या नियाजी साहब कहते हैं, जो भी कहते हैं,
उन्हें एक मौका दिया, किसने दिया? क्या अवाम ने उन्हें मौका दिया था? वो किस तरह आए? उनकी पनीरी कहाँ पे लगी? उनकी जमात कैसे बनी? आज जो बड़ा बुरा लगता है कि पार्टी टूट रही है, तो इम्तियाज गुल साहब की खिदमत में अर्ज है कि हमारी पार्टियां जो हमने लहू से सींची थी, हमने 40-40 साल पॉलिटिकल वर्कर्स को लीडर्स बनाया था और उसके लिए हमने सर कटवाए थे, जाने दी। ठीक है। हमारे यहाँ एक फिलोसफी थी, हमारा एक प्रोग्राम था, उसे रातों रात कोई आए और अपने गले में उसके पटे डाल। तो हर और वो दौर में पटे डले। कंडेम्ड करना चाहिए ना आमिर हसन साहब। उस वक्त जो हुआ गलत था, आज इस जमात के साथ हो रहा है, तो हर दौर में अगर गलत हो रहा है तो उसको कंडेम करना नहीं चाहिए। मेरी बात तो सुने, अगर हम कोई इमरान खान का बंदा लेंगे, नियाजी साहब का बंदा लेंगे तो कंडेम कीजिएगा। अभी तो हम अपने बंदे वापस ले रहे हैं। नियाजी ने तो कोई लीडर नहीं बनाया। हमें किसी हमाद अजहर की जरूरत नहीं है, हमें किसी वो जो स्वात वाला है इनका मुराद सईद की जरूरत नहीं है। जो इसके कैडर है, जो इसने वो कैडर बनाया है वो ले, लेकिन जो हमने बनाया था, जिसपे हमने लहू सींचा था, जो हमारे नजरियात पे पले, वो पूरी पार्टियां लेके। मसला ये ना, वो नजरियाती लोग तो छोड़ के आ भी नहीं रहे ना। अच्छा एहतिशाम साहब, ये मियां जावेद लतीफ साहब का कल कॉन्फिडेंस से भरपूर एक दावा था कि हम तो सीट एडजस्टमेंट करना ही नहीं चाहते किसी जमात के साथ। आपको नहीं लगता ये हमारी पाकिस्तानी रवायती सियासत से हटकर एक कॉन्फिडेंस था? और कहने वाले कहते हैं कि यहाँ मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत नजर आ रही है, ऐसा ही लगता है आपको सर? देखिए, ये तो हर दौर में रहा है सोनिया, कबूलियत के बगैर बात बनती नहीं है। जो अब जिसको कहते हैं क्रूड रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, यही बता रहे होते हैं। और ये जाहिर सी बात है, जब आप पॉलिटिकल स्पेस अदारों को दे देते हैं और इतनी गलतियां करते हैं, इतने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी फाइलें बनवाते हैं, MNAs MPs के तौर पे माल किधर बनाया जाता है, क्या क्या होता है, तो ज़ाहिर है फिर आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और ओवर द ईयर तो एक और काम शुरू हो गया ना, मियाँ बीवी के अलावा भी आपकी कहाँ फिल्में बनती हैं, क्या होता है, वो भी एक कानूना काम शुरू हो गया। अगर ये प्राइवेसी है, खुदा भी कहता है कि ऐसे काम नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे लोग कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, असल सवाल इस वक्त सोनिया जो पूछने वाला है वो ये है कि इस वक्त जो पार्टी जिससे सबसे ज़्यादा इस वक्त लूज़र हो गई ना, वो है PTI पार्टी। उस पर जो इतनी मुश्किलात मसाइब आए, उन्होंने सब लोग कह रहे हैं कि जी वक्त से उनको सीखना चाहिए था। हर किसी के साथ लड़ाई, दुनिया जान के आपने गलत किस्म के खताबात उनको दिए और मामले को वहाँ पे ले गए कि आप कहते हैं मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा, ना पार्टियों से बात करूँगा, ना अदारों से। फिर आपने ये कोशिश यहाँ तक की कि जी ठीक है, आपके पैरों में आके गिर के फैसले कराए जाएँ। देखिए, इस तरह नहीं होता। फिर आपके जितने ओपोनेंट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सियासी तौर पर इतना शऊर रखते हैं, ये इतने चलाक हैं, इतने शातिर हैं कि आपको समझ नहीं आई। आपको तो उन्होंने घेर के मारा, आपने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए और आप कहते थे जी मुझे तो ये कहते थे इस्तीफ़े दे दो, हम अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे। आप बोले थे तो वो बोले तो नहीं थे ना, उन्होंने नहीं करवाने थे। आज वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जी 5 साल का पीरियड होने के बाद इलेक्शन कराएंगे। और वो कहते थे कि आप होते कौन है, हमें डिक्टेट करवाएं। आपने आपको बिल्कुल सही तरीके से निकाला, इसमें दो राय नहीं है। एक आईनी और कानूनी तरीके से आपको वोट आउट करके निकाला। सोनिया, देखिए सबसे बड़ी गलत बात जो इस पर कही जा रही है ना, असम्बलियों से चले जाना, और मेरा ख्याल है इम्तियाज इससे बड़ा फोपा नहीं हो सकता। और 2 सूबों से चलती हुकूमत गिराना। और फिर देखें वो जो बैक किया था परवेज लाई ने, मेरा ख्याल है आज लोग सारे उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, इसको आप इस तरह मत छोड़ें। आपने देखा कि पूरा का पूरा सेटअप चेंज करके वो ऐसा सेटअप लेके आए कि आज नाक चने चौबा रहे हैं। आज इस नहज पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी सियासी गलतियां थी जो उनको इस नहज पर मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इम्तियाज गुल साहब, ये मुस्लिम लीग नून जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, आपको लगता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक उनको मिल गई है या अभी इसके इम्तिहान और भी हैं? देखें जी, इस लेवल प्लेइंग फील्ड अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपकी अपनी हुकूमत है, आपके तमाम आला तरीन ओहदे जो हैं वो आप ही के नामजद किए हुए हैं। अलबत्ता फील्ड के अंदर जो लोग मौजूद हैं, क्या उनको ये लोग काबिल कबूल होंगे? तमाम तरह निसार इस बात पे होगा। तो इसलिए जो बड़े लोग हैं उनकी बड़ी लेकिन इम्तियाज वो खाली लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं मांग रही थी। वो कहती है नवाशी साहब वापस आएंगे, ये जनाब PTI के चेयरमैन ये जाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो उसमें तो जाहिर है हमें तो इसमें मेरे ख्याल बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एक स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़ा दर सफ़ा अनफोल्ड होता गया है और हमें पता चल गया है कि इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद थी कि DI खान, DG खान, कोयटा, तुरबत, पता नहीं कहाँ पे किसी के आप खिलाफ मुकदमे बना दें, मुकदमों के गुंजाल में आप फंसा दें और फिर कहें कि जी हाँ इनको जेल के अंदर भी भेज दें और हमारे वालिद साहब, चचा साहब जो हैं वो अपने वापस आ जाए। तो
इसमें हमें मेरे ख्याल है इस बात पे तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनके पास इख्तियार है, उनके पास जो इक़्तिदार असल इख्तियार वाले लोग हैं वो भी उनके साथ ही हैं, और इस पाँचों घी में इस वक्त मेरा ख्याल है इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है सिवाय पीटीआई को। लेकिन इसमें आमिर साहब चलें, आपको क्या बाकायदा पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं तो आप भी इस पर बात कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा है कि जो बहुत सारे लोगों के शकूक थे या हैं अभी भी कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, जरदारी साहब ने भी कहा था कि 2 महीने से पहले नहीं हो सकती, सितंबर के बाद की बात करें, अक्टूबर नवंबर से भी बात भी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कोई इशू निकल आएगा या इलेक्शन कमीशन के कोई मसाइल आ जाएंगे या कोई और सूरत हाल ऐसी होगी या किसी को फिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन को लेट किया जाए? देखिए 13 अगस्त को ये असेंबली खत्म हो रही है और फिर जो आईनी तरीकाकार होगा, एक निगरान हुकूमत आएगी और इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन बहरहाल फिर भी करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसका काम होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक तरफ हों तो इलेक्शन क्यों ना हो। देखिए मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि पीटीआई को इतना मजलूम साबित कर रहे हैं। पीटीआई के साथ अच्छा चलें, आपस की बात है, एहतशाम साहब आपने भी बड़ी रिपोर्टिंग सारी जिंदगी की है, जुल्म हो क्या गया है, कहाँ पे कोड़े लगे हैं। ये फवाद चौधरी को 6-7 दिन जो रखा गया, क्या चेहरे के ऊपर कोई निशान थे, पीठ के ऊपर कोड़े थे, जुल्म हो गया इनके साथ। हमने कले काटे हैं, हमने फांसियां दी हैं, हमने कैदें काटी हैं। ये 6-6, 7-7 दिन वैसे कहें कि सियासत आप सिर्फ इक्तदार के लिए करते हैं, जब इक्तदार के लिए। लेकिन आमिर साहब लोगों को आमिर साहब जो हैरत है वो ये है कि जी पंजाब से पंजाबी तालिबान जो पीटीआई के थे कोई खड़ा नहीं हुआ। अभी देखें कम से कम सवाए एक आदमी के केपी में जिस तरह पीछे हटे हैं परवेज खटक, बाकी तो कोई बड़े बड़े उनके आदमी अपनी जगह खड़े हुए हैं, कोई नहीं गया आपने देखा कि छोड़ के। ये सारा कुछ गदर पंजाब में हुआ है। गदर पंजाब में ही होता है ना, हमेशा से गदर हुआ ही पंजाब में है। लेकिन बहरहाल केपीके से भी उनके छूटे हैं। बात इतनी है कि देखिए अगर तो इक्तदार के लिए आपकी सियासी जमात तो फिर तो आपको जनरल फैज अच्छा लगता है, जनरल बाजवा अच्छा लगता है। जब वो आपका बजट पास करवाए, आपके लिए मेंबर्स बुलवाए, आपका जहाज भर के बुजदार जैसे को भी वजीर आला बना दे, तब तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो आपका साथ छोड़ दे तो फिर आपको बुरा लगता है। अगर इक्तदार के लिए सियासत हो तो और बात है। लेकिन हम तो कहते हैं सियासत तो शायद इसके लिए है कि इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। ये नातवानों का काम नहीं है। अगर इक्तदार लिया हो तो फिर सर भी कटाने पड़ते हैं, अच्छा। तो फांसियों पे भी झूलना पड़ता है, सीने पे गोलियां भी खानी पड़ती हैं, लहू लुहान भी होना पड़ता है। फिर सरों पे बाल्टियां नहीं रखी जाती, फिर रोने नहीं रोए जाते, फिर फौज से ये नहीं कहा जाता मेरे साथ हो तो ठीक हो वरना जानवर हो, न्यूट्रल जानवर होता है। मेरे साथ हो तो तुम डेमोक्रेट जर्नैल हो, मुखालिफ खड़े हो तो तुम मीर जाफर मीर सादिक हो। मुझे ऐसा लीडर तो ना तारीख में कभी नजर आया है और ना समझ आया है। चलें इस पे कमेंट ले लेते हैं इम्तियाज गुल साहब का। इम्तियाज एक तो इस पे कमेंट, दूसरा जो आमिर साहब ने बुजदार का जिक्र किया है। अभी देखें लोग कह रहे थे कि जी अगले इलेक्शन में भी, इमरान खान साहब भी कहते थे, बाकी उनके करीबी लोग भी, कि जी अगला इलेक्शन भी अगर जीत के आते हैं हम तो बुजदार ही हमारा क्या कहते हैं पंजाब का सीएम होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि वो तो फैसला फर्स्ट लेडी ने करना था, फॉर्मर फर्स्ट लेडी ने, और वो फैसला मटके में देख के हुआ था। अब तो बुजदार अगर छोड़ के पार्टी चला गया तो अब अगला कौन होगा अगर जीत के आते हैं सीएम? देखिए मुझे इसका नहीं पता। वो तो आपको याद है एक मरतबा सरताज अजीज साहब को सब ने मुबारकबाद दे दी थी कि वो सदर हो रहे हैं, फिर वो रफ़ीक तारड़ साहब को सदर बना दिया गया था। मैं बैरिस्टर साहब से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि क्या जो कुछ ये बातें कर रहे हैं, क्या बतौर एक बैरिस्टर के आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है पीटीआई के साथ, उसके चेयरमैन के साथ और उसके लीडरों के साथ, क्या आप बतौर एक कानूनदान उसको एंडोर्स करते हैं और उसको जवाज जो माजी में हुआ उसको बाजवाज बनाने को आप जायज समझते हैं? मैं बिल्कुल भी। देखिए इम्तियाज साहब, एक शख्स को जो कि पॉलिटिशियन ना हो उसे बनाया गया हो तो ये तो कुदरत का असूल है, जहां से जैसे कोई बनेगा वैसे वो खत्म होगा। आप एक उस शख्स को पॉलिटिकल शख्स वैसे कमाल है लीडर और पॉलिटिकल नहीं, बात तो सुन लेना इम्तियाज साहब। ये तो आपकी मोहब्बत है ना, ये तो आपकी नियाजी साहब से मोहब्बत है। अब जो शख्स बना ही इस्टेब्लिशमेंट के हाथों है वो खत्म भी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों सब पर है आमिर हसन साहब, ये सब पर इल्जाम है, सारे लीडर्स पर है। लेकिन इम्तियाज ये गाने में एक्सचेंज हो गया है, ये 9 मई के बाद तो हमने फांसियां दे दी। लेकिन ना 9 मई के बाद जो किया गया, मुझे लीगल जवाब देने दे। मैं समझता हूँ कि उन्हें आज भी इजाजत है, आज भी उनकी पार्टी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आज भी उनके लोगों के ऊपर
कोई पाबंदी नहीं है, आज भी इमरान खान खड़े हैं। बाकी ये जो पाबंदियां लग रही हैं, हम इसके हमेशा कहते हैं कि सबको सियासत करने का हक है। किसने रोका है? इमरान खान, ये मेरे हल्के, मैंने उनसे 2 दफा इलेक्शन लड़ा है। इमरान खान निकले ना बाहर, आके तकरीर करें। अब मैं देखता हूं कि कितने लोग उनके लिए आते हैं। आज क्यों नहीं कोई जा रहा जमान पार्क? तो अगर आपको सपोर्ट के साथ पॉलिटिक्स चाहते हैं तो वो तो शायद ना मिले। अब बगैर सपोर्ट के पॉलिटिक्स लास्ट मिनट है, इम्तियाज गुल साहब, आप कमेंट करना चाहें? वो कह रहे हैं कि आज बुला रहे हैं, आज कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं, तो खुला अगर इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हो तो फिर पता चल जाएगा कि कौन कितने पार्टी है। बस अब सारा का सारा जितना जिसको कहते हैं सारा इंतखाबात का इम्तियाज़ दिया जा रहा है, वरना 9 मई के बाद जो गदर मचाया आप लोगों ने, पार्टी के लोगों ने जो तबाही फेरी इस मुल्क के साथ, ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना। कुछ तो चलें ठीक है, अदारे करेंगे, लेकिन इसका भुगतना तो पड़ेगा। तारीख में याद तो रहेंगी ना चीजें। बिल्कुल, तारीख आप में सौदा 9 मई की का जिस वाकया तरह हमेशा याद बेहरमती रखा की आप जाएगा। लोगों ने, मतलब ठीक है। इनके लोगों ने, और वो ये आप भूलेंगे कह तो रहे हैं नहीं। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सियासी गलती, जिसके बाद वो फ्रंट फुट से बैक फुट पर आ गई। बहरहाल देखना यह है कि मजीद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतना होंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब, पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।